नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी प्यारे साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, सभी साथियों को गुड इवनिंग। महिपाल गारू, विजय शेखावत, दीक्षा, राहुल सांकोत, ब्रिजेंदर, मुकेश, सुरेश, मोनिता सोनी, भुवनेश सोनी, सभी प्यारे साथियों को एक साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। साथियों, अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर, और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत अपन ने एक नए अध्याय की शुरुआत की थी, और राजस्थान के उस अध्याय का नाम था राजस्थान की हस्तकला। बताओ, अपन जिस अध्याय पर शुरुआत कर रहे हैं उस अध्याय का नाम क्या है? राजस्थान की हस्तकला। हस्तकला के अंतर्गत अपन ने पिछली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बातें की थी। हस्तकला होती क्या है इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी कि हाथ से बनाई जाने वाली वस्तुओं को हस्तकलाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। हस्तकला एक लघु उद्योग है। लघु उद्योगों को संरक्षित करने के लिए 3 जून 1961 को राज सिक्कों की स्थापना जयपुर में की गई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हाथ से बनने वाली वस्तुओं का सबसे ज्यादा निर्माण जयपुर में होने के कारण हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर को कहते हैं। हाथ से बनने वाली वस्तुओं को सबसे ज्यादा केंद्रित किया जाता है बोरानाडा, जोधपुर में। इस कारण हस्त निर्मित वस्तुओं का केंद्र या हस्तकला का केंद्र बोरानाडा कहलाता है। हस्तकला में सबसे ज्यादा राजस्थान सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है वो राजस्व अपने जेवरात, गहने, आभूषण यानी मीनाकारी से प्राप्त होता है। इस कारण हस्तकला की आत्मा मीनाकारी को कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि राजस्थान में बनने वाली जो हस्त निर्मित वस्तुएं होती है उन वस्तुओं को राजस्थान सरकार राजस्थली नाम से बाजार में विपणित करती है। राजस्थली के नाम से बाजार में विपणित करती है, यानी इन हस्त निर्मित वस्तुओं का जो ब्रांड होता है वो बताओ कौन सा ब्रांड होता है? राजस्थली नाम का ब्रांड होता है। ये सारी बातें अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद मैंने कहा कि हस्त निर्मित वस्तुओं या हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने 3 मुख्य शिल्प ग्राम स्थापित किए थे। हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर, पाल शिल्प ग्राम जोधपुर, जमार कला केंद्र। उनके बारे में मैंने कहा कि मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा। उसके पश्चात हस्तकला के अंतर्गत अपन ने एक छोटे से अध्याय की शुरुआत की थी जिसका नाम था पोट्री। पोट्री के अंतर्गत मैंने कहा कि ये पोट्री मूल रूप से पर्सिया, ईरान की कला है। मोटा मोटा 2 मिनट में रिवीजन करवा रहा हूं, फिर नए टॉपिक की तरफ यानी नए बिंदु की तरफ अग्रसर होंगे। पोट्री चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करने की कला को पोट्री कहा जाता है। यह कला मूलतः पर्सिया बताओ कहां पर है? ईरान की प्रसिद्ध है, और ईरान से इस कला को लाहौर तक लेकर आए थे अकबर। लाहौर उस समय भारत का ही एक अभिन्न अंग था। लाहौर तक तो अकबर लेकर आए, लेकिन अपन बात करें राजस्थान यानी जयपुर में इस कला को लेकर आए थे मानसिंह प्रथम। लेकिन मानसिंह प्रथम के काल में इस कला का विकास हुआ नहीं था। कला विलुप्त की कगार पर चली गई थी। उस समय जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय जब शासक बने तो इन्होंने अपने 2 दरबारी शिल्पी, एक शिल्पी का नाम था कालू, दूसरे का नाम था चूड़ामन। कालू और चूड़ामन को इस पोट्री कला को पुनर्जीवित करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्ति के लिए दिल्ली भेजा, और दिल्ली में उस समय इस कला के विख्यात कलाकार या विख्यात इस कला के जो गुरु थे भोला कुमार, उनसे इन्होंने कालू और चूड़ामन ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके ये जयपुर आकर के इस कला को धार देते हैं, कला के विकास के लिए कार्य करते हैं और कला को पुनर्जीवित करते हैं। इस कला का सबसे ज्यादा विकास राम सिंह द्वितीय के काल में होने के कारण पोट्री कला का स्वर्ण काल राम सिंह द्वितीय का काल कहलाता है। ये सारी बातें अपन ने पढ़ी। उसके बाद मैंने आपको कहा राजस्थान में पोट्री मोटे रूप से 4 प्रकार की होती है। ब्लू पोट्री होती है, ब्लू पोट्री के अलावा आपकी होती है ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री के अलावा आपकी पोट्री होती है गोल्डन यानी सुनहरी पोट्री, और एक होती है डबल कट वर्क या कागजी पोट्री। इनमें से अपन ने सबसे पहले एक पोट्री ब्लू पोट्री पढ़ी थी। मैंने कहा कि ब्लू पोट्री जयपुर की होती है। इस पोट्री में नीले रंग की प्रधानता में चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है। फिर बर्तन बनाकर आपको बताया था कि चित्रकारी करने के लिए मोटे रूप से 5 पत्थरों की जरूरत पड़ती है।
5 तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपके हरे रंग अथवा नीले रंग का कांच हो गया जिसे कहीरा कहते हैं, गोंद हो गया, इसके अलावा Na2CO3 हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गया, फिर अकीक के पत्थर से चित्रकारी करते हैं, फिर कई सारे तेलों का मिश्रण होता है, उससे इस पर पॉलिश करते हैं, जिसका इतने प्रोसेस से गुजरने के कारण इस मिट्टी के या इस पोट्री के बर्तन अत्यधिक महंगे हो जाते हैं। इस कारण इसे रईस पोट्री भी कहा जाता है। इसके बाद मैंने कहा कि ब्लू पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग कृपाल सिंह जी ने किया था। इस कारण कृपाल सिंह जी को इस ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं। कृपाल सिंह जी को 1974 में पद्मश्री दिया गया। सीकर के रहने वाले थे। इनके गुरु का नाम था भूर सिंह जी। वर्तमान के प्रमुख कलाकार गोपाल सेन, जिनको भी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, सत्यनारायण सोलंकी, खेमराज, इनके बारे में बातें की। महिला कलाकार नातीबाई और पार्वती रायका के बारे में अपन ने बातचीत की थी। उसके बाद में आपको ब्लैक पोट्री की तरफ लेकर गया था और मैंने कहा कि सबसे सुंदर जो पोट्री, सबसे सस्ती जो पोट्री, अपने घरेलू उपकरण जितने भी अपन घर में चाय कप, कॉफी के कप या गमले दाना, कूड़ेदाना, जो घरेलू उपभोग की वस्तुएं होती है, उन पर जो चित्रकारी होती है वो साधारणतया ब्लैक पोट्री की होती है। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध थी। यहां तक का सफर अपन ने पिछली क्लास में तय कर लिया था और ऐसी उम्मीद है कि यहां तक आप सबने अच्छे से याद भी कर लिया होगा। ओके, आज इसी पोट्री कला को आगे बढ़ाते हैं। और एक पोट्री बच गई थी हस्तकला में, कल 2 पोट्रियां बच गई थी, ब्लू पोट्री और अपन ने ब्लैक पोट्री तो पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ते हैं डबल वर्क पोट्री अथवा कागजी पोट्री। डबल कट वर्क, इस पोट्री का पूरा जो नाम होता है वो होता है डबल कट वर्क अथवा इसी को कहते हैं कागजी पोट्री। डबल वर्क कट पोट्री अथवा कागजी पोट्री। डबल वर्क पोट्री अथवा कागजी पोट्री, बताओ किसे कहा जाता है? डबल वर्क पोट्री या कागजी पोट्री। और ये राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? डबल वर्क पोट्री या जो कागजी पोट्री है ये राजस्थान में अलवर की प्रसिद्ध है। बताओ कहां की प्रसिद्ध है? बिल्कुल गुरुजी, यहां तक है, बिल्कुल याद हो गया पुखराज, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 सर, सबसे सुंदर पोट्री, सबसे सुंदर पोट्री का ऐसा कोई होता नहीं है, लेकिन सबसे आकर्षक पोट्री राजस्थान की ब्लू पोट्री को ही माना जाता है। अब देखो, डबल वर्क पोट्री या कागजी पोट्री के बारे में अपने को क्या ध्यान रखना है। इनमें ज्यादा कोई प्रश्न बनता तो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस प्रकार की पोट्री 2 प्रकार से होती है। एक तो ये कोई बर्तन है मैं आपके सामने रख रहा हूं, और एक ये कोई बर्तन है। इस 2 बर्तनों से आपको इस पोट्री को समझना है। इन 2 बर्तनों से आपको इस पोट्री को समझना है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डबल वर्क पोट्री में पहला बिंदु, कागज जितनी पतली आकृति में, यानी कागज, अपन कॉपी में से जो पेज फाड़ते हैं वो पेज कितना पतला होता होगा, उस कागज जितने पतले बर्तनों के ऊपर अगर आप चित्रकारी कर रहे हो तो बताओ उस पोट्री का नाम बताओ, कौन सी पोट्री हो जाएगा? कागजी। क्योंकि अपने को पता है मिट्टी के बर्तन बड़े मोटे भी बनते हैं और बिल्कुल छोटे छोटे, यूं हाथ थोड़ा सा जोर भी उस पर चोट हो जाए तो वो मिट्टी के बर्तन बिखर जाते हैं। बिल्कुल बारीक परत के बर्तन, बारीक परत के, यानी कागज जितने बारीक बर्तनों के ऊपर अगर आप चित्रकारी कर रहे हैं तो उसको कहते हैं कागजी पोट्री। पहला बिंदु। नंबर 2 का बिंदु आपको यह याद रखना है, कागज से बनाए गए बर्तनों पर चित्रकारी। कागज से बनाए गए बर्तनों पर चित्रकारी, बनाए गए बर्तनों पर चित्रकारी। कागज से भी गुरुजी बर्तन बनते हैं क्या? जी हां, ध्यान रखना। प्राचीन समय में, प्राचीन समय तो क्या, मैं आज से 7, 8, 5, 10 साल पहले की बात कर लूं तो आपने देखा होगा अपने घर में जो पुराने कागज होते थे, उन पुराने कागजों को गला करके उनकी लुगदी बना करके उनसे विभिन्न प्रकार के बर्तन, जैसे ठाटा हो गया, ठाटिया हो गया, प्लेट हो गई, सजावट के लिए गमला हो गया, पुराने कागजों को गला करके उनकी लुगदी से जो बर्तन बनाए जाते हैं उस कला को तो अपन कहते हैं पेपर मेसी।
और उस पेपर मेसी से बनाए गए बर्तनों पर अगर आप चित्रकारी करेंगे तो उस पोट्री का नाम बताओ कौन सी पोट्री हो जाएगा? डबल वर्क पोट्री। ये दो बातें ध्यान रखनी। हालांकि परिभाषा तो कभी पूछी नहीं जाती, लेकिन क्या पता एग्जामिनर का मूड कैसा हो, दिमाग कैसा हो, पूछ भी ले तो अपन क्या बताएंगे कि कागज जितने बारीक मिट्टी से बने बर्तनों पर अथवा कागज से बनाए गए बर्तनों पर चित्रकारी का कार्य करना डबल कट अथवा कागजी पोट्री कहलाता है। कागज से बर्तन बनाने की कला को पेपर मेसी कहते हैं और इस पेपर मेसी पर की गई चित्रकारी को कागजी पोट्री कहते हैं। पहला बिंदु मैं आशा करता हूं सबको क्लियर हो गया। नंबर 2, इस पोट्री के बारे में आपको क्या याद रखना है? ये बर्तन इतने पतले होते हैं कि इनमें आप द्रव्य पदार्थों का प्रयोग नहीं कर सकते। परीक्षा में प्रश्न क्या पूछेगा कि किस पोट्री कला से निर्मित बर्तन जिनमें तरल पदार्थ जैसे पानी, घी, दूध, दही, तेल इत्यादि तरल पदार्थों का प्रयोग नहीं कर सकते, तो आपका उत्तर होगा डबल वर्क। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहली बात तो इस पोट्री के बर्तन बिल्कुल बारीक होंगे जिनमें ये तरल पदार्थ रुके नहीं, क्योंकि बिल्कुल सूक्ष्म छिद्रों से ये बाहर निकल जाएंगे। और दूसरा, इस पोट्री के बर्तन कागज से बने होते हैं, तो कागज में तरल पदार्थ डालेंगे तो ज्यादा समय तक ये बर्तन स्थायी नहीं होगा। तो जब इसमें तरल पदार्थों का प्रयोग नहीं करते गुरुजी, तो फिर इन बर्तनों का प्रयोग कहां पर करते हैं? इस बर्तनों का या इस कागजी पोट्री से निर्मित बर्तनों का प्रयोग साज सजावट के लिए किया जाता है, यानी इसे डेकोरेटिव पोट्री कहा जाता है, इसे सजावटी पोट्री। इस पोट्री से निर्मित जो बर्तन होते हैं उनमें तरल पदार्थों का प्रयोग नहीं करके इन बर्तनों का सबसे ज्यादा प्रयोग घरों में अथवा किसी स्थल को सजाने के लिए किस पोट्री का प्रयोग किया जाता है? डबल वर्क पोट्री का प्रयोग किया जाता है, जो राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? अलवर की। यहां तक की सारी बातें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है, क्या इनका कोई विख्यात कलाकार? नहीं, कोई भी विख्यात कलाकार नहीं है, मूलतः साधारण सी पोट्री है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो मैं लिख देता हूं दो बातें यहां पर, यहां तक कि जो कंसेप्ट मैंने बताया वो तो आपको समझ में आ ही गया। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं? पहला बिंदु, यहां पर एक छोटा सा बर्तन बना देता हूं। ये रहा इस प्रकार का कोई छोटा बर्तन, ये रहा ऐसा कोई बर्तन। यहां पर लिख देता हूं कागज जितने बारीक, कागज के समान बारीक, कागज के समान बारीक पात्रों अथवा वस्तुओं पर, पात्रों अथवा वस्तुओं पर चित्रांकन करना, चित्रांकन करना। ये हो गया पहला। नेक्स्ट, इधर मैं बना देता हूं एक छोटा सा ऐसा बर्तन, ये हो गया इधर छोटा बर्तन। यहां पर लिख देता हूं पुराने कागजों को गलाकर, पुराने कागजों को गलाकर, पुराने कागजों को गलाकर, गलाकर बर्तन, मूर्ति इत्यादि बनाने की कला, बर्तन, मूर्ति इत्यादि बनाने की कला, बनाने की कला पेपर मेसी कहलाती है, पेपर मेसी कहलाती है। नेक्स्ट, पेपर मेसी के बर्तनों पर चित्रांकन, पेपर मेसी के, पेपर मेसी के बर्तनों पर चित्रांकन, चित्रांकन डबल कट वर्क पोट्री कहलाता है, डबल कट वर्क पोट्री
कहलाता है, डबल वर्क कट पोट्री कहलाता है। पहला तो बिल्कुल कागज बर्तनों पर, और तीसरा यहीं पर नोट लगा करके लिख लेना, इस पोट्री के बर्तन, इस पोट्री के बर्तन, इस पोट्री के बर्तन या इस पोट्री से निर्मित, इस पोट्री से निर्मित वस्तुएं, वस्तुएं साज सजावट हेतु, साज सजावट हेतु प्रयुक्त की जाती, प्रयुक्त की जाती। और साज सजावट हेतु प्रयुक्त करने के कारण इस पोट्री से निर्मित जो बर्तन है उस, या इस पोट्री को अपन डेकोरेटिव पोट्री, सजावटी पोट्री भी कहते हैं। फटाफट से यहां तक उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर इसे अलवर में डुमला कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं भाई E.R. रविंद्र बेरवा। वैसे ठाटा और ठाटिया बोल सकते हो आप, और कई जगह इसे डुमला भी कहा जाता है। फटाफट उतार लो भाई। महेंद्र सिंह गुर्जर ले लिया बेटा, तुम्हारा नाम भी ले लिया। सुशीला सिया कह रही मेरी नानी के बहुत बनाए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताओ बेटा। जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन हर टॉपिक के करते हैं, वैसे ही अपने कर लेंगे, कोई चिंता नहीं करना है आपको। मल्लिका कह रही हमारे घर में भी हमने बनाते हुए देखा, मैं अलवर से हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अपन स्कूल में जब प्राचीन समय में आपने देखा होगा, अपने स्कूलों में कैंप लगते थे क्या रे, अलग अलग नाम होते थे कैंपों का। चंद्रशेखर आजाद ग्रुप होता था, सुभाष चंद्र बोस, अलग अलग ग्रुप नहीं होते थे। CPUW की जो परीक्षा होती थी अपने, उसमें बताओ अलग अलग कैंप लगते थे, उस समय सिखाते थे ना अपने को ये सारी चीजें। तो ये हो गई ब्लैक पोट्री, डबल कट वर्क। 2 लाइनें और लिखना है। इस पोट्री को, इस पोट्री को, इस पोट्री को सजावटी पोट्री कहते, सजावटी पोट्री कहते हैं। इस पोट्री को सजावटी पोट्री कहते हैं। नंबर 2, इस पोट्री से निर्मित, इस पोट्री से निर्मित, इस पोट्री से निर्मित बर्तनों में, बर्तनों में तरल पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता। तरल पदार्थों का प्रयोग, तरल पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता। तरल पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता। बस ये है आपकी डबल वर्ड पोट्री। और एक लाइन लिख लेना, गोल्डन पोट्री। बताओ कौन सी पोट्री? गोल्डन पोट्री। इसमें एक लाइन लिख लेना, इसमें कोई ज्यादा विकास है नहीं। ये प्रसिद्ध है आपके बीकानेर की, और बीकानेर विकल्प में नहीं हो तो आपका उत्तर होगा जैसलमेर। बीकानेर विकल्प में है तो बीकानेर, अन्यथा बताओ कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। गोल्डन पोट्री का अर्थ है सुनहरे रंग की चित्रकारी। सुनहरे रंग की जो चित्रकारी होती है उसको अपन कह देते हैं गोल्डन पोट्री। यहां पर अपने राजस्थान की पोट्री कला समाप्त होती है। फटाफट से उतार लो, फटाफट से उतार लो। ओके भाई, यहां पर अपने राजस्थान की बताओ कौन सी कला समाप्त होती है? पोट्री कला। पोट्री कला आशा करता हूं सबको अच्छे से। हिम्मत कह रहा गुरुजी मेरा कमेंट अब तक नहीं पहुंचा, पहुंच गए सर, दोनों डायग्राम बताना। अरे डायग्राम क्या कह रहा, पूरा कमेंट नहीं आ रहा। सबका नाम ले लिया, सबका नाम है
एक ही है, दोनों डायग्राम में बर्तनों का नाम एक ही है, दोनों डायग्राम अलग अलग है। एक बिल्कुल बारीक बर्तन है, एक कागज के बर्तन है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पर अपने राजस्थान की पोट्री कला समाप्त होती है। फटाफट बताओ, पोट्री कला सबको अच्छे से समझ में आ गई तो डन डना डन लिख दो, ताकि मैं अगली कला आपको समझाऊं। और अगली कला, अपन जिस कला के बारे में चर्चा करेंगे उस कला का नाम है मीनाकारी। बताओ, अगली जो अपने राजस्थान की जो हस्तकला पढ़ेंगे तो उस कला का नाम है मीनाकारी। और आपसे सीधा पूछा जाएगा कि राजस्थान में मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर होगा मीनाकारी तो राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी तो राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर में प्रसिद्ध है। हां, ओके, डन डना डन डन, ठीक है। अब मीनाकारी को समझते हैं कि मीनाकारी क्या होती है। मीनाकारी से कैसे कैसे प्रश्न समझ में कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे, डन डना डन डन, डन डना डन डन। ओके, रेखा भाकर, मधु जयंती, विपिन, भारका जैन, सबको क्लियर है। ओके, अब मीनाकारी में देखो होता क्या है। मीनाकारी में मान लीजिए ये कोई इस प्रकार का आभूषण है, ये कोई इस प्रकार का आभूषण है, या मैं बना देता हूं कि ये मान लो महिलाओं का कोई शीश फूल है, ये महिलाओं का शीश फूल है। शीश फूल का अर्थ होता है सिर पर बांधे वाला। अब इस शीश फूल पर विभिन्न प्रकार के यूं बीच में फूल बने हुए रहते हैं, शीश के फूल होने के कारण इसका नाम हो गया शीश फूल। या कोई भी मान लो इस प्रकार का बना हुआ है, अपना गोल हार बना हुआ है, गोल हार यानी फूलड़ी हो गई, कुछ भी हो गया, कोई भी आभूषण हो गया। उस आभूषण में, ये आभूषण है, इस आभूषण को सोने से बना हुआ है। वैसे सोना तो सबसे महंगा है तो अच्छा ही होगा, बड़ा चमक होती है, गोल्डन होता है। तो इस सोने को और कैसे अच्छा दिखाया जाए, सोने को और कैसे अच्छा दिखाया जाए, कुछ भी ले लो। ये मान लो अंगूठी है, इस अंगूठी को पूर्णतः सोने से बनी हुई है, लेकिन मुझे अंगूठी जब पहन के निकलूं तो ऐसा लगना चाहिए कि वाह यार क्या अंगूठी है, बिल्कुल खतरनाक आकर्षक लुक में आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस अंगूठी को आकर्षक दिखाने के लिए मैं क्या काम करूंगा भाई, पूर्णतः गोल्ड की बना ली, पूरा सोना ही सोना है, लेकिन उतना मजा नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। तो मैं इस अंगूठी को आकर्षक दिखाने के लिए दो काम कर सकता हूं। क्या काम कर सकता हूं? पहला काम तो मैं कर सकता हूं कि इस अंगूठी के ऊपर रंग बिरंगे कांच जड़वा लूं, या रंग बिरंगे मित्रों डायमंड जड़वा लूं। अंगूठी के ऊपर आपने देखा होगा कभी कभार हरा डायमंड आता है, कभी कभार लाल डायमंड आता है, यानी मैं इसके ऊपर रत्नों की जड़ाई कर लूं। अगर इस अंगूठी को आकर्षक दिखाने के लिए मैंने ऊपर रत्नों की जड़ाई कर दी, तो ये रत्नों की जड़ाई तो मित्रों कहलाएगी कुंदनगिरी। बताओ क्या कहलाएगी? कुंदनगिरी। भाई अंगूठी को मुझे आकर्षक दिखाने का एक रास्ता तो यह है कि इसके ऊपर मैं तरह तरह के डायमंड लगा लूं ताकि ये हाथ में अंगूठी चमकती रहे। तो अगर मैं डायमंड लगा करके इस अंगूठी को चमकाऊंगा तो वो कला तो बताओ क्या कहलाएगी? कुंदनगिरी। लेकिन मैंने कहा यार डायमंड वाला फैशन तो बहुत पुराना हो गया, पुराने लोग जो थे वो कांच वांच लगा करके चमकाते थे, क्यों ना मैं इस अंगूठी को आकर्षक दिखाने के लिए इसमें कुछ अच्छे रंगों का भराव कर दूं। आकर्षक रंग आते हैं, बहुत महंगे रंग आते हैं जो कभी हटते नहीं है, जिसके ऊपर अगर मैं रंगों का भराव कर दूं और फिर वो रंग डायमंड की तरह चमकेंगे। अगर मैंने रंगों का भराव कर दिया तो ये रंगों का भराव तो क्या हो जाएगा? मीनाकारी हो जाएगा। और रंगों के भराव के बदले मैंने कहा कौन इतनी माथापच्ची करेगा, चल सुनार जी को बोल देते हैं कि आप तो मेरे डायमंड ही जड़ दो। अगर डायमंड लगवा दिया तो ये बताओ क्या कहला जाएगा? कुंदनगिरी। सीधा सा अर्थ है गेने जवाहरात इत्यादि को आकर्षक दिखाने हेतु इन पर रंग भराई का कार्य मीनाकारी कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है? मीनाकारी, सॉरी रंग भराई का कार्य मीनाकारी और रत्न जड़ाई का कार्य बताओ क्या कहलाता है? कुंदनगिरी। दोनों बातें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तीन बार बता रहा हूं एक एक चीज, दोबारा से सुन लेना। मेरी बिंटी बिंटी मारे सोनारी जायो, गीत सुना होगा कि बिंटी
बिनती मारे सोनारी लाई दे। तो ये बिनती, इसको आकर्षक दिखाने के लिए रंग भरा तो मीनाकारी, और रत्न जड़ाया तो कुंदन गिरी। दोनों बातें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हो गई गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस परिभाषा लिख दो ताकि कभी भूल जाए तो याद कर ले। ठीक है। जेवारतों एवं आभूषणों को आकर्षक दिखाने हेतु, एवं आभूषणों को आकर्षक दिखाने हेतु, आभूषणों को आकर्षक दिखाने हेतु इनमें रंग भराई का कार्य, इनमें रंग भराई का कार्य बताओ क्या कहलाता है? यह कहलाता है मीनाकारी। बताओ क्या कहलाता है? मीनाकारी कहलाता है। अब मीनाकारी राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। मित्रों, मीनाकारी राजस्थान में जयपुर की नहीं, पूरे विश्व में अगर पूछ ले आपसे कि मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, तो विदेशी लोग भी गहने खरीदने के लिए जयपुर आते हैं कि बोला भाई जयपुर की मीनाकारी के गहने अपने को खरीदने हैं। तो पूरे विश्व में विख्यात है। आपको ध्यान रखना है, मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी, मीनाकारी की सबसे बड़ी जो मंडी है वो बताओ कौन सी है? मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी, और उस मंडी का नाम है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। बताओ मंडी का नाम क्या है? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। और ये जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बताओ कहां पर है? सीतापुरा बताओ कहां पर है? जयपुर में। सीतापुरा बताओ कहां पर है भाई? सीतापुरा है आपका जयपुर में। सबसे बड़ी सीता मंडी जो है उसका नाम है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क तो पड़ता है सीतापुरा जयपुर में। नेक्स्ट ध्यान रखो, राजस्थान सरकार की सबसे महत्वपूर्ण हस्तशिल्प, या राजस्थान सरकार को सर्वाधिक राजस्व इसी कला से प्राप्त होता है। इसी कला से बताओ क्या होता है? प्राप्त होता है। यह तो साधारण सा परिचय हो गया मीनाकारी का कि किस प्रकार से मीनाकारी होती है, कहां की प्रसिद्ध है, सबसे बड़ी मंडी कहां पर है, और राजस्व फटाफट उतारो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे यस ओम गुप्ता, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। पुष्पेंद्र कह रहा मेरा नाम भी ले लो गुरुजी। ले लिया। ओके डन डन। मधु सैनी मेरा नाम भी ले लिया। ओके, सबने ले लिया, सबका नाम आ जाएगा। ये हो गई आपकी मीनाकारी। अब मीनाकारी का विख्यात कलाकार, मीनाकारी का प्रसिद्ध कलाकार, मीनाकारी का प्रसिद्ध कलाकार कौन है जिसको कोई पुरस्कार विरस्कार मिला हो? मीनाकारी का प्रसिद्ध कलाकार ध्यान रखना, जिनका नाम है कुदरत सिंह जी। मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार जिनका नाम है कुदरत सिंह जी, और कुदरत सिंह जी को 1988 ईस्वी में पद्मश्री से नवाजा गया। बताओ 1988 ईस्वी में किससे नवाजा गया था? पद्मश्री। यानी मीनाकारी के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले कलाकार का नाम बताओ क्या है? कुदरत सिंह है। ये अपने को ध्यान में रखना है, कुदरत सिंह जी का नाम। नेक्स्ट आप कहेंगे गुरुजी ये मीनाकारी कला जो है
इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? मीनाकारी की कला भी क्या अपने राजस्थान की है क्या? नहीं, राजस्थान में मीनाकारी की कला लाहौर से आई है और लाहौर से इस कला को लाए थे मानसिंह प्रथम। अगला बिंदु अपने को यही याद रखना है जो पोट्री में अपन ने याद रखा था कि पोट्री मूलतः पर्सिया की थी, पर्सिया से लाहौर, लाहौर से जयपुर आई, लाए मानसिंह थे, लेकिन पोट्री का सबसे ज्यादा विकास सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में। उसी प्रकार मीनाकारी कला भी लाहौर से आई, जयपुर कौन लाए? मानसिंह लाए, और सबसे ज्यादा विकास भी बताओ किसके काल में? यहां पर भी सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में ही हुआ था। तो यहां पर लिख सकते हैं इस कला को लाहौर से जयपुर, इस कला को लाहौर से जयपुर, इस कला को लाहौर से जयपुर, इस कला को लाहौर से जयपुर मानसिंह प्रथम लाए, मानसिंह प्रथम लाए, मानसिंह प्रथमे लाए। नेक्स्ट, इस कला का सर्वाधिक विकास, इस कला का सर्वाधिक विकास, इस कला का सर्वाधिक विकास सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में होता है, सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में। बताओ इस कला का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ है वो किसके काल में हुआ है? सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में। यानी आपसे पूछ ले कि मीनाकारी का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता, तो आपका उत्तर होगा सवाई राम सिंह द्वितीय का काल। नेक्स्ट है मीनाकारी के बारे में अगला बिंदु ध्यान रखो। मीनाकारी, मीनाकारी जो है, इस मीनाकारी को पर्सिया ईरान में, पर्सिया ईरान में, पर्सिया ईरान में लाथोली काल, लाथोली कला, लाथोली अथवा स्वरंगा, स्वरंगा कला भी कहा जाता है। ध्यान रखना, स्वरंगी कला भी कहा जाता है, यानी पर्सिया ईरान में कला भी कहा जाता है। यह ध्यान रखो। जैसे अपन ने, मैंने पोट्री कला पढ़ाया, उस समय मैंने कहा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एक प्रश्न आया था कि पोट्री कला का प्राचीन नाम क्या था। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया, होश उड़ गए लोगों के। बोले पोट्री कला का प्राचीन नाम क्या था? मैंने कल आपको बताया था मर्मन्य कला था, मर्मन्य। वैसे ही भविष्य में प्रश्न आएगा कि मीनाकारी का नाम क्या था प्राचीन, तो आप बताओगे लाथोली कला या स्वरंगा कला मीनाकारी का प्राचीन नाम था। गुरुजी ये कहां पर कहते थे? राजस्थान में तो जब आई तब इसे मीनाकारी कहा गया, पर्सिया ईरान में इसे लाथोली या स्वरंगा के नाम से जाना जाता था। लाथोली या स्वरंगा नाम तो गुरुजी अपने जैसे नाम है, ईरानी नाम तो है ही नहीं। हां, ईरानी नाम तो इनके कुछ अलग ही थे, लेकिन धीरे धीरे ये अपभ्रंश होते हुए लाथोली और स्वरंगा नाम बन गए थे। यानी इनका प्रारंभिक नाम था लाथोली या स्वरंगा, जबकि पोट्री का प्रारंभिक नाम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछ लिया है मर्मन्य कला। एक बार यहां तक उतारो, उसके बाद आगे चलते हैं। भगवती के ओके ओके, डन डना डन डन। विष्णु मेरे कमेंट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? अरे पुष्पेंद्र बेटा नाम ले लिया ना तुम्हारा? पुष्पेंद्र कौशिक ले लिया। ओके ओके, डन डना डन डन। जयपुर के अलावा सर और भी कहीं नहीं है क्या? है बेटा, है। लाहौर कौन लाया? वही नेहा जी। अकबर, लाहौर कौन लाया? अकबर। अकबर सर लेट आया, थोड़ा पीछे दिखा दो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक एक विद्यार्थी के लिए पीछे दिखाया जाए। ये वीडियो सेव रहता, आप दोबारा से आराम से देख लो। बाकी मेरे सरकारी कर्मचारी नाराज हो जाएंगे, गुरुजी आप तो जैसे जैसे आओगे वैसे वैसे दिखाते रहोगे तो हजारों विद्यार्थी, हम तो फिर एक साल तो केवल वीडियो आगे पीछे करने में निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। आप वीडियो को दोबारा से देखें, ऐसे
सी मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि पीछे से आप देखिएगा दोबारा से वीडियो को शुरुआत से। अब देखो, क्या मीनाकारी केवल और केवल जयपुर में ही होती है या जयपुर के बाहर भी होती है गुरुजी, ये भी बताओ। क्योंकि आजकल में 2-3 साल के पीछे के पेपर जब आप उठाकर देखोगे तो ऐसे प्रश्न 2-3 हर परीक्षा में आते हैं जिनका मूल स्थान कुछ होता है लेकिन मूल स्थान कभी ऑप्शन में नहीं देता, वो आपका सिक्स सेंस चेंज करता है। जैसे प्रश्न आ गया कि राजस्थान में, प्रश्न आ गया कि राजस्थान में लेरिया कहां का प्रसिद्ध है, तो कोई भी बता देगा, अनपढ़ आदमी भी बता देगा कि चूनड़ी जयपुर ते मंगवाई। बताओ, गीत में ही गाते हैं चूनड़ी जयपुर ते मंगवाई, तो राजस्थान में लेरिया कहां का प्रसिद्ध है, उत्तर क्या होगा, जयपुर। लेकिन एग्जामिनर कहेगा फिर क्या मतलब हुआ, जयपुर तो हर कोई करके आएगा। वो क्या करेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, सीकर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। अब पूछेगा, अब विद्यार्थी कहेंगे गुरुजी ने तो जयपुर बताया और अपन तो धर्म संकट में। ये तो उदाहरण है, ऐसे कई प्रश्न आते हैं हर परीक्षा में, 2-3 प्रश्न आते हैं जिनका मूल स्थान कुछ होता है लेकिन वो मूल स्थान ऑप्शन में नहीं देता, और जानबूझकर नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि वो आपका परीक्षा का अर्थ क्या है, आपके ज्ञान को चेक करते हुए आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता को चेक करना है कि आप क्या सोचते हैं सरकारी कर्मचारी बनने के बाद, आप अपने सब विवेक से क्या फैसला लेंगे, तो वो भी तो चेक करना है उसको। अब बताओ, राजस्थान में लेरिया कहां का प्रसिद्ध है, गुरुजी ने तो जयपुर तो लिखवाया था और तो कुछ लिखवाया ही नहीं। अरे गुरुजी, कॉमन सेंस लगा, कॉमन सेंस है। अरे जयपुर से कौन सा जिला लगता है, क्या जोधपुर लगता है क्या, नहीं। उदयपुर, कोटा नहीं लगता, तो जयपुर से कौन सा लगता है, सीकर लगता है। तो कर दे सिक्कर, कौन सा कर दे, सिक्कर कर दे। यानी कभी ऐसा हो जाए तो जस्ट पड़ोसी को पकड़ लो। अरे घर पर अपन नहीं मिलते तो कोई बाहर से अब मेहमान आता है तो वो बताओ गांव के सरपंच के पास जाता है क्या, सरपंच साहब वो कहां गया, अरे आपके पड़ोसी को ही पूछेगा कि फलान जी ढींगरा जी कहां गए हैं, उनको बता देना कि वो आए थे। तो पड़ोसी ढूंढ पड़ोसी। अब मीनाकारी मान लो जयपुरी ऑप्शन में नहीं दिया तो अलवर देख ले, अलवर नहीं है तो सिक्कर देख ले, सिक्कर नहीं है तो अजमेर देख ले, पड़ोसी को देख ले। किसको देख ले, पड़ोसी को देख ले। मीनाकारी के बारे में ध्यान रखो, मीनाकारी आर 2 टाइप, मीनाकारी आर ए 2 टाइप। मीनाकारी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। मीनाकारी कच्ची मीनाकारी, एक होती है, बताओ कौन सी मीनाकारी, कच्ची मीनाकारी, और एक होती है पक्की मीनाकारी। एक होती है कच्ची मीनाकारी और एक होती है पक्की मीनाकारी। ये मैं आपको समझाने के लिए आसान कर रहा हूं, ऐसा होता कुछ नहीं है, बस अपना परीक्षा में प्रश्न सही है। मोती लेरिया सिक्कर, मोती लेरिया सिक्कर। जालूतिया रोहित कह रहा है सर मैं रोजाना क्लास देखता हूं, मेरा नाम ले लो। बेटा देख जालूतिया रोहित साहब, बात यह है कि क्लास देखना अपने को, अगर सरकारी नौकरी लेनी है, पढ़ना है तो क्लास देखना पड़ेगा, नाम सबका आता रहेगा। अगर आप कोई प्रश्न पूछेगा तो एक बार नहीं 5 बार नाम लेंगे। अरे सर पड़ोसी को देखेंगे तो पीट जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। प्रहलाद सिंह राठौड़ सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे। अरे राठौड़ साहब आपका नाम क्यों नहीं लेंगे, बताओ, सबका नाम आएगा। एक दिन सबका, एक दिन में सबका नहीं आता, एक दिन में सबका आता है। देखो भाई, ये वर्गीकरण कच्ची मीनाकारी क्या होती है। कच्ची मीनाकारी आपको ध्यान रखना है, चांदी के आभूषणों पर, कच्ची मीनाकारी में ध्यान रखना तांबे के आभूषणों पर, तांबे के या पीतल के आभूषण लिख दो, पीतल के आभूषणों पर, पीतल के आभूषणों पर, पीतल के आभूषणों पर, पीतल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य, रंग भराई का जो कार्य होता है उससे बताओ क्या कहते हैं, कच्ची मीनाकारी। और चांदी के आभूषणों पर, चांदी के आभूषणों पर, चांदी के आभूषणों पर, चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य, रंग भराई का कार्य बताओ क्या कहलाता है, पक्की मीनाकारी।
अब ध्यान से मजे लेना है, ध्यान से मजे लेना है। वाह भाई वाह, मजे ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, मजा आ गया। मजा नहीं लेना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। ऐसा करते हैं। हाँ, किशन सिंह जी शेखावत सही कह रहा सर, एक दिन नाम बना दो, इन सब की लिस्ट ले लो और एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे भाई आपकी। जो जो जिन जिन का नाम नहीं आ रहा है और कह रहे हैं कि गुरुजी आप तो हमारा नाम ही नहीं ले रहे हो, नाराज। अरे नाराज नहीं है आपसे, आप तो हमारे प्यारे विद्यार्थी हो, प्यारे साथी हो। एक दिन ऐसा करेंगे, सबकी नाम लिस्ट लेंगे, जितने भी आप हजारों में संख्या में हैं उन सब की लिस्ट लेंगे और एक दिन 2-3 घंटे की क्लास रखेंगे। उसमें केवल और केवल नाम ही पढ़ेंगे, फलाना राम, फलाना सिंह, फलाना राम, फलाना देवी, ये सारे नाम एक दिन पढ़ लेंगे। इसलिए अब रोजाना एक एक के नाम नहीं लेंगे, एक दिन सबके साथ ही नाम ले लेंगे। अब इधर आ जाओ। पहली बात तो मुझे आप ये बताओ, आभूषण किसे कहते हैं? पहली बात तो आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, आभूषण किसे कहा जाता है। आभूषण का अर्थ होता है इंसान अपनी सुंदरता दिखाने के लिए, इंसान अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन वस्तुओं को काम में लेता है उनको आभूषण कहते हैं। क्या एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? इंसान जिन वस्तुओं को सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त करता है उनको आभूषण कहते हैं। मैं पूर्णतया गलत हूं, मैं पूर्णतया क्या हूं? गलत हूं। क्यों गुरुजी? यही तो होता है, सुंदरता बढ़ाने के लिए ही तो आभूषण काम में लेते हैं। हां लेते हैं, लेकिन हर वो वस्तु जो सुंदरता बढ़ाए आभूषण नहीं कहलाती। जैसे काजल आंखों में लगाया जाता है, क्या काजल आभूषण है? क्या नहीं। आप गोरे दिखने के लिए फेयर एंड हैंडसम एंड फेयर एंड लवली लगाते हैं, क्या वो आभूषण है? क्या नहीं है। धातु से निर्मित वह वस्तु जो इंसान की सुंदरता बढ़ाए आभूषण कहलाती। राजस्थान में सबसे ज्यादा आभूषण किस धातु के बने होते हैं? राजस्थान में सबसे ज्यादा आभूषण मित्रों चांदी के प्रचलन में होते हैं। क्यों? क्योंकि आभूषणों का सबसे ज्यादा प्रचलन आदिवासियों में होता है। आदिवासियों में सबसे ज्यादा प्रचलन भील, ग्रासिया, सेरिया और सोना धातु अत्यधिक महंगी होने के कारण आदिवासी लोग सबसे ज्यादा चांदी के आभूषण ही बनवाते हैं। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा आभूषण किसके होंगे? चांदी के आभूषण होंगे। और चांदी के आभूषणों पर अगर आप मीनाकारी कर रहे हैं तो चांदी के आभूषणों की मीनाकारी पक्की मीनाकारी कहलाएगी। पक्की मीनाकारी को एक और नाम से जाना जाता है, उसको अपन कहते हैं तारकसी। बताओ उनको क्या कहते हैं? इसी कला को कहा जाता है तारकसी। ध्यान रखना, राजस्थान में जो पक्की मीनाकारी होती है ये राजस्थान में प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की। और नाथ द्वारा तो बताओ कहां पर आता है? राजसमंद में आता है। नाथ द्वारा तो बताओ कहां पर आता है? राजसमंद में आता है। अगर नाथ द्वारा राजसमंद विकल्प में नहीं है तो आप उत्तर कर सकते हो रेनवाल। रेनवाल बताओ कहां पर पड़ता है? जयपुर में। मित्रों, पित्तल के आभूषणों पर भराई का कार्य यह कहलाता है मुरादाबादी। बताओ क्या कहलाता है? मुरादाबादी कहलाता है। और कच्ची मीनाकारी राजस्थान में प्रसिद्ध है अलवर की। बताओ कच्ची मीनाकारी राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? अलवर की। तो यह सरल भाषा में दो समझ लेना, पित्तल के धातुओं पर रंग भराई का कार्य तो कहलाता कच्ची मीनाकारी अलवर की प्रसिद्ध है और पक्की मीनाकारी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और यहीं पर बीच में मैं नोट बना करके लिख देता हूं कि तांबे की मीनाकारी राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है। तो यहां पर नोट बना करके लिख देता हूं, क्या याद रखना है? तांबे की मीनाकारी, यानी तांबे के ऊपर चित्रकारी। नोट, तांबे की मीनाकारी, तांबे की जो मीनाकारी है ये बताओ राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? जानूड़ी मिलगी रे, कहां पर? भीलवाड़ा में। बताओ तांबे की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है। फटाफट से छापो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके सर, टीथ एक साइड में पहना जाता है धातु का, वो भी आभूषण कहलाता है। अरे टीथ में पहना जाता है, टीथ एक्सटेंशन में पहना जाता है सर, हम भीलवाड़ा से। बहुत बढ़िया धाकड़ जी, हो गया ओके, डन डना डन डन। गुरुजी अभी नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं थानेदार बनकर दिखाऊंगी तब नाम लेना। बिल्कुल, ये होती है दम वाली बात। जब आप नौकरी लग कर के आओगे तब आपके नाम के साथ में एक गान भी हो जाएगा, लेकिन पहले अपना काम सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर होना चाहिए। ये हो गया मित्रों मीनाकारी। अब बताओ, मीनाकारी जयपुर की हो गई। मीनाकारी दो प्रकार की हो गई, कच्ची मीनाकारी, पक्की मीनाकारी। यहां तक तो सब विद्यार्थियों को पोट्री और मीनाकारी अच्छे से समझ में आ गई। अब जयपुर में कुछ दो तीन छोटी छोटी बातें और बच जाती है, वो भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ। आप कहेंगे सर कुंदनगिरी भी पढ़ा दो, पढ़ाऊंगा, कुंदनगिरी भी पढ़ाऊंगा, कोप्तागिरी भी पढ़ाऊंगा, तेनिशा भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जयपुर में हूं तो जयपुर की दो तीन छोटी छोटी बातें और बता देता हूं। अगला आप हेडिंग लगाइएगा पान्ने। पान्ने राजस्थान में कहां के प्रसिद्ध है? सांगानेर के। पान्ने बताओ राजस्थान में कहां के प्रसिद्ध है? सांगानेर के। और सांगानेर तो बताओ कहां पर है? जयपुर में। बताओ राजस्थान में पान्ने कहां के प्रसिद्ध है? सांगानेर। सांगानेर बताओ कहां पर है? जयपुर में। सोने पर मीनाकारी नहीं करवाई जाती क्या? अरे सोने पर मीनाकारी जो है सर, आभूषणों के बारे में भी पढ़ना है कि आगे कला संस्कृति में? बिल्कुल, आभूषण तो पढ़ेंगे ही भाई। कला संस्कृति में आगे रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, आभूषण सब आएगा। क्या कह रहा सर, ऐप रिकॉर्ड में क्लास नहीं चल रही, क्लास ओपन करते ही समथिंग। जयतराम जी एक बार आप वापस रिफ्रेश करेंगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तारकसी क्या है? अरे लक्ष्मी, तारकसी मैंने क्या बताया बेटा? देखो, तारकसी का अर्थ होता चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य। पक्की मीनाकारी बोल दो चाहे तारकसी बोल दो और उधर हो जाएगा अपने मुरादाबादी। अब आगे आ जाओ, दोनों प्रकार की मीनाकारी क्लियर है। सोने के आभूषणों की मीनाकारी तो लिखवाई दी, जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। पान्ने क्या होते हैं? पान्ने बताना भाई, पान्ने किसे कहा जाता है? क्या पान्ने वो है कि अपन घर पर कहते हैं घर वाले 20-22 का पाना लाना रे, नट खोलना है, बोल्ट खोलना है, 18-19 का पाना लाना, रिंग पाना लाना, फिक्स पाना लाना, मास्टर पाना लाना, पिलास लाना। बताओ ये पान्ने होते हैं क्या? नहीं होते। पान्ने का अर्थ होता है कागज पर देवी देवताओं का चित्रांकन करना। बताओ क्या कहलाता है? पान्ने। भाई जैसे दीपावली आती है, दीपावली पर अपन लक्ष्मी जी की पूजा करते कि नहीं करते? दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा करते तो लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हैं क्या? नहीं। लक्ष्मी जी का क्या लाते हैं? पान्ना लाते हैं। तो कागज के ऊपर देवी देवताओं का चित्रांकन क्या कहलाता है? पान्ने कहलाता है। पहला बिंदु अपने को यही याद रखना है, देवी देवताओं का चित्रांकन, देवी देवताओं का चित्रांकन, देवी देवताओं का चित्रांकन, देवी देवताओं का चित्रांकन कागज पर करना, कागज पर करना। बताओ क्या कहलाता है? पान्ने कहलाता है। ठीक है, पान्ने सांगानेर के प्रसिद्ध है। क्यों है? क्योंकि कागज का सबसे ज्यादा काम, कागज का सबसे ज्यादा काम कहां होता है? सांगानेर में होता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान, नेशनल जो कागज संस्थान है वो भी यहां पर कुमारप्पा राष्ट्रीय कागज हस्तशिल्प संस्थान कहां पर है? सांगानेर। तो यहां पर लिख सकता हूं कुमारप्पा, कुमारप्पा राष्ट्रीय कागज हस्तशिल्प संस्थान, कागज हस्तशिल्प संस्थान। बताओ कहां पर है? कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान। यह भी सांगानेर में है। और सांगानेर में कागज संस्थान होने के कारण मित्रों कागज का सबसे ज्यादा कार्य सांगानेर में, और पान्ने तो किस पर बनते हैं? कागज में। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल। बताओ एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल जो है वो भी बताओ कहां पर है? सांगानेर। और सांगानेर जयपुर में। यानी कागज पर छपाई में
एशिया की जो सबसे बड़ी मिल है, वो एशिया की सबसे बड़ी मिल बताओ कहां पर है? सांगानेर। सांगानेर कहां पर पड़ता? जयपुर। राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान भी यहां पर है और पानों का कार्य भी यहां पर किया जाता है। बिल्कुल फटाफट से उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर, पाने नाथ द्वारा राजसमंद के भी है क्या? अरे पाने नाथ द्वारा राजसमंद के भी है, लेकिन सबसे ज्यादा सांगानेर के हैं। सांगानेर विकल्प में नहीं आए तो आप कर सकते हो नाथ द्वारा। नाथ द्वारा बताओ कहां पर है? राजसमंद में है। सांगानेर विकल्प में नहीं आए तो आप क्या कर सकते हो? नाथ द्वारा कर सकते हो। तांबे की मीनाकारी कच्ची मीनाकारी है या पक्की मीनाकारी? आशीष जी, वो कोई मीनाकारी नहीं है। इतना ही है कि तांबे के ऊपर रंग भर रहे हैं, तो तांबे की मीनाकारी को किसी नाम से नहीं जाना जाता, सेपरेट याद रख लेना। तांबे की मीनाकारी जो होती है उससे अपन कहां की प्रसिद्ध मानते हैं? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध मानते हैं। ओके, डन डना डन डन, डन डना डने डन। ये हो गया अपना पाने। पाने के पश्चात जयपुर में और क्या प्रसिद्ध है? जयपुर में और बहुत सारी प्रसिद्ध है, लेकिन एक शब्द याद रखना, कुंदनगिरी। अगला जो शब्द है उस शब्द का नाम है कुंदनगिरी। कुंदनगिरी में क्या याद रखें गुरुजी? कुंदनगिरी में मैंने आपको बता दिया क्या होता कुंदनगिरी। ये रहा भाई अपनी सोने की अंगूठी, बिंटी मारे सोनारी ला दिए। तो सोने की अंगूठी पर अगर मैंने रंग भरा करके, सोने की अंगूठी को अगर मैंने रंग भर करके आकर्षक दिखाया तो वो तो हो गया मीनाकारी, और इसके ऊपर रत्न जड़ाई का कार्य करके आकर्षक दिखाया तो ये बताओ क्या कहलाता है? कुंदनगिरी कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। डन डना डन डन। सर हस्तशिल्प वाली लाइन को दोबारा, कौन सी लाइन बेटा? विजेश गुर्जर है। कौन सी लाइन पूछ रहा है रे? देवनारायण जी का लाडला गुर्जर है, बता हस्तशिल्प वाली लाइन कौन सी? इधर पीछे देख ले, राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान है। राष्ट्रीय कागज हस्तशिल्प संस्थान है सांगानेर जयपुर। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला है कुंदनगिरी। कुंदनगिरी में बस इतना ध्यान रखना, आभूषणों को प्रसिद्ध कहां की? पहला बिंदु तो कुंदनगिरी राजस्थान में प्रसिद्ध है, जयपुर की। और जयपुर में परिभाषा में क्या लिखेंगे? आभूषणों को आकर्षक दिखाने के लिए, आभूषणों को आकर्षक दिखाने हेतु, आकर्षक दिखाने हेतु, आकर्षक दिखाने हेतु, आभूषणों को आकर्षक दिखाने हेतु इन पर रत्न जड़ाई का कार्य, इन पर रत्न जड़ाई का कार्य बताओ क्या कहलाता है? कुंदनगिरी कहलाता है। सर कुमारप्पा आयुक्त था क्या? हां, कुमारप्पा आयुक्त था। अब कुंदनगिरी का कार्य करने वाला, कुंदनगिरी का कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्य करने वाला व्यक्ति बताओ क्या कहलाता है? कुंदनगिरी का कार्य करने वाला व्यक्ति नकारा कहलाता है। आज के काल में नहीं कहलाता। आज के काल में तो अलग अलग मिस्त्रियों के अलग अलग नाम होते हैं, स्पेशलिस्ट नाम होते हैं। लेकिन मुगल काल में जब 1700-1800 ईस्वी की सवाई जयसिंह द्वितीय के काल में यह कला चल रही थी, या राम सिंह जी के काल में 19वीं सदी में जब यह कला चल रही होती थी, तो इस कला के कलाकार जो होते थे उनको बताओ क्या कहा जाता था? नकारा कहा जाता था। नकारा का शाब्दिक अर्थ होता है दक्ष, दक्ष कलाकार। नकारा का अर्थ क्या होता है? दक्षता परिपूर्ण करने वाला, दक्षता
परिपूर्ण या दक्ष कलाकार कह सकते हो। नकारा का अर्थ क्या होता है? दक्ष कलाकार। जो इस कला का दक्ष यानी मजबूत कलाकार होता था उसको नकारा। नकारा एक वाद्य यंत्र भी होता है। जो प्राचीन समय में जब कोई राजा अपनी राजगद्दी पर बैठते थे तब उनके सम्मान में एक वाद्य यंत्र बजाया जाता था जिसका नाम था नकारा। जिन राजाओं के काल में या जिन राजाओं की राजगद्दी के समय नकारा बजाया जाता वो राजा बड़े शक्तिशाली माने जाते थे। और नकारा लगभग राजाओं के राज्याभिषेक के समय बजाया जाता। तो नकारा वाद्य यंत्र भी होता है और अपने कुंदनगिरी का कार्य करने वाला व्यक्ति भी नकारा कहलाता है। फटाफट से उतारो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नकारा कह रहा है कोई काम नहीं करने वाला। नहीं बेटा, नकारा के इसीलिए मैंने स्पष्ट लिखा है दक्ष कलाकार। कई लोग अपन क्या करते हैं, उल्टा कच्ची मीनाकारी को मुरादाबादी क्यों कहते हैं? अरे नाम है कला का मुरादाबादी, अब कह दे इसको रत्न जड़ाई के कार्य को मीनाकारी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं का क्या कारण है? इसका नामकरण हो रखा है कला का कौन सा? मीनाकारी। नकारा कोई काम करने वाला नहीं होता, वो नकारा अलग होता है। यहां पर देखो आधा के पूरा के, तो ये था भाई अपनी कुंदनगिरी, पान्ने, मीनाकारी और पोट्री। ये चार महत्वपूर्ण कलाएं यहां पर विधि विधान से बताओ क्या होती है भाई? समाप्त होती है। यानी आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब अगली जो कल की शाम की क्लास होगी, कल की शाम की क्लास आपकी 3 दिन तक, इस वीक में मैं 2-3 दिन के अवकाश पर होने के कारण आपके गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, कल शाम की क्लास 3 दिन तक राजस्थान भूगोल की लगेगी। फिर अपन वापस सोमवार से मिलेंगे अगली क्लास में। तो अब 3 दिन तक ध्यान रखना है, मैं कई जरूरी कार्य से अवकाश पर होने के कारण आपकी 3 दिन, अब कल से शाम की क्लास जो है भूगोल की लगेगी। इसीलिए भूगोल के स्थान पर कला संस्कृति को पहले किया गया था। तो आशा करता हूं कि यहां तक की दी गई जानकारी आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।